हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीव जीके ट्रिक्स में। यहाँ पर जो आपका भौतिक विज्ञान है, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से आपके 153 प्रश्न आपके हैं और पूरे के पूरे यहाँ पर 153 प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है दोस्तों? आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए, और आवाज़ आ रही है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। और सभी लोग एक बार मिलकर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन है वो एक साथ यहाँ पर पूरे के पूरे कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। बिजली में जो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है वो कब होता है। चलिए, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, वन का ऑप्शन क्या हो जाए आपका नंबर, स्विच चालू होने पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि फैराडे, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया था भाई, क्या दिया गया था क्वेश्चन, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर किताब खोले बैठे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि कृपया करके किताब बंद कर दीजिए, नहीं आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिखा नहीं है और आंसर आ रहा था, है ना। तो जितने लोग भी यहाँ पर किताब खोल कर बैठे हैं और अपने आप को महारथी समझ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किताब बंद कर देंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा और आप कुछ दिमाग लगाएंगे, अन्यथा आप किताब से ही ऐसे हो जाएगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका जो सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग खोले थे उनकी बात कर रहे हैं, और जो लोग नहीं खोले तो उनको नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। हमने आपके भले के लिए कहा है ना। नहीं तो खोलना है तो आप किताब खोल के आप क्वेश्चन नंबर चाहे जो भी कमेंट करिए रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने आपके भले के लिए बोला है कि किताब बंद कर देंगे तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप सिर्फ आंसर की देख देख के कमेंट करेंगे। भले के लिए हम आपको डांटते हैं, और ऐसे हमें डांटने की कोई शौक नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, कह रहा आपसे प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। 4 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समान प्रावस्था में कम पायमान माध्यम के किन्हीं दो जो आपके सबसे निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। कह रहे समान प्रावस्था में कंपन्यमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को कहते हैं दोस्तों तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी दूरी हो गई, पूरी मिला के तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अच्छा, उसको दोलन कहते हैं। तरंगदैर्घ्य आपका जैसे आयाम वाला होता है ना, तरंगदैर्घ्य यहाँ पर ये होगा, वो दोलन था, जो हमने ऐसे बता दिया वो दोलन था। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर दिया किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग और नारंगी रंग। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन डी यहाँ पर नारंगी हो जाएगा, डी नंबर नारंगी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है 7 नंबर में। तो यहाँ पर देखो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम प्रसारण बैंड होता है किसके बीच? चलिए, तो यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये जो आपका दिया है VHF रेंज, मतलब यहाँ पर जो भरा जाएगा 8 नंबर में वो भरेंगे VHF रेंज भरेंगे, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। यहाँ पर जो आप देना है कि जो ध्वनि की गति होती है दोस्तों, ये सबसे तेज किसमें होती है। चलिए, 9 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ठोस में आपकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, है ना। तो इस प्रकार से जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा, कह रहा है कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। हमने बताया भी है कि आपको हम एक ही वीडियो में प्रयास करते हैं
कि आप लोगों को एक ही वीडियो में यहाँ पर पूरी का पूरी यहाँ पर जो टॉपिक है या कह सकते हैं क्वेश्चन है वो आपको कवर कर दें। नहीं तो हमें अगर आपको बेवकूफ़ बनाना हो या आपके साथ टाइम पास करना हो तो इन्हीं क्वेश्चनों को 50-50 क्वेश्चन या 25-25 क्वेश्चन करके आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा एक मकसद होता है कि आपको जुड़े हैं तो आपको सिलेक्शन पहुंचाना है, ना कि हमें यहाँ पर टाइम पास करना है। टाइम पास करना हो तो दिन में 3 क्लासें देकर ही क्लास आपकी ख़त्म की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे है ना, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहेगा। आपको यहाँ पर पूरी तरीके से तन मन धन से यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 10 नंबर में आपका दिया गया है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहते हैं। दोस्तों 10 का ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये कह सकते हैं शोर कराम देते हैं, और लगभग 85 के ऊपर जाता है तो फिर आदमी क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सापेक्षता का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ पर 1 का ऑप्शन देना है, आप 11 का ऑप्शन देना है। राइट क्या हो जाएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कब, तो आपके 1921 में, तो ये डेट भी याद रखिएगा 1921 में, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अपेक्षता सिद्धांत जो प्रस्तुत किया तो किसने, अभी हमने बताया था कि आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन बनेगा आपका न्यूक्लियर बम बनाने के में जो प्रयोग करते हैं वो यूरेनियम का करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कंपटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। कंपटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। दोस्तों 15 का ऑप्शन जो अब बनेगा ये सी हो जाएगा, एक्स किरणों में। किसमें होता है, एक्स किरणों में होता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्सरा। क्या हो जाएगा, सी नंबर है, अप्सरा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और यह जो आपका था आपके 1956, क्या हो जाएगा 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये परिसर में बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब किया गया था, 20 जनवरी 1957 को। 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने कब किया था, तो आपके 1995 में, सॉरी 1895 में, 1895 में एक्सरे की खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारी पानी की खोज किसने किया था। भारी पानी की खोज किसने किया था दोस्तों, यहाँ पर ये वैज्ञानिक है आपके यूरे, है ना। यूरे जो कि ऑप्शन क्या है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने जो खोज किया था 1932 में किया गया था, ठीक है, 1932 में किया था दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल इसका आंसर राइट हो जाएगा। जो डायनामाइट है ये क्या है, एक विस्फोटक आपका कह सकते हैं पदार्थ है। तो ऑप्शन को हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अच्छा, खोज जो किया था वो कब किया था, तो 1867 में, 1867 में इन्होंने खोज किया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। चलिए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अभी बताया था ना, डायनामाइट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, डायनमो की खोज किसने किया था, बताइएगा कि डायनमो की खोज किसने की थी। 21 को ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ये आपके माइकल फैराडे हैं। कौन है, माइकल फैराडे। यहाँ पर जो आंसर है, रुकिए, डायनमो की खोज किया है ना, डायनमो की खोज जो किया है, डायनमो की खोज जो किया है वो किसने किया था। 1830 के दशक में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर अपना मौलिक शोध किया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। चलिए ट्रांसफार्मर की जो खोज किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की खोज, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, माइकल फैराडे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे। 23 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा फैराडे, ठीक है, फैराडे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था।
चलिए, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया दोस्तों वो किसने किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। तो दोस्तों इनका नाम है क्या, टेलर, अर्थात एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने क्या किया था, यहाँ पर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गलत मिलान की पहचान करना है, कह रहा है फाउंटेन पेन। दोस्तों ये बताइएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था आपके वाटरमैन ने किया था, ये तो सही दिया गया है। अमीटर की खोज जो किया था वो डेक्सलर ने किया था, किसने, डेक्सलर, फ्रेडरिक डेक्सलर ने अमीटर की खोज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर गलत दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, अमीटर की जो खोज किया था वो किया था फ्रेडरिक डेक्सलर, ठीक है, डेक्सलर इन्होंने किया था, ठीक है। तो आपका बी नंबर गलत दिया है। बैरोमीटर की खोज आपके टेरिसोली ने किया था और एनिमेशन जो आपका है एमिल रेडोन ने किया था। इस कारण से बी नंबर आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन आपका 26 नंबर दिया गया है, सही मिलान आपको करना है, सही मिलान इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सही मिलान देना है, माइक्रोवेव ओवन जो कि आपके कौन है, पर्सी सस्पेंसर, मतलब आपका जो पहला पॉइंट है ये यार दोस्तों आपका 26 नंबर में आपका सही दिया गया है। मतलब आपके जो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किया था या खोज किया था वो आपके कौन, तो पर्सी स्पेंसर ने किया था। वहीं पर ट्रांसफार्मर की खोज जो किया था वो किसने किया था, पूछा गया देखो सही मिलान, तो पहला तो आंसर आपका राइट हो गया। अब ट्रांसफार्मर की खोज अभी आपने पढ़ा था, ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। बैटरी की खोज जो किया था वो किसने, कैपेसिटर ने किया था। और आपके वर्नियर कैलिपर्स की तो पियरे वर्नियर ने किया था। इस कारण से पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वाष्पीकरण हो गया है ना, वर्षण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, लेकिन जो विसरण होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकार किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है। चलिए बताइएगा कि कौन सी यहाँ पर प्रकाश किरण होती है। बताइए, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रयोग होता है, यहाँ पर प्रकाश किरण है, जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया था इसका नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर 28 का ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग होता है। याद रखिए इसको ऑप्शन आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। मतलब उत्तोलक सेकंड में जो आपका आएगा इनमें से कौन होगा। 29 नंबर में दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है ना, व्हील बैरो जो आपका दिया है ये आपका सेकंड श्रेणी के तहत आपका आता है। अच्छा, वहीं पर प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं, प्रथम श्रेणी में आपके जैसे आते हैं कैंची है ना, प्लास हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गई है ना, वो आपके आते हैं। और यहाँ पर जो आपका सेकंड में आपका आता है व्हील बैरो आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। चलिए, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया। यहाँ पर 30 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों ये सी हो जाएगा। याद रखिएगा, डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डेविसन और जर्मन के प्रयोग के द्वारा किया गया था। ये किया गया था आपके 1927 में किया गया था। देखो हमने बताया है कि अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है बस क्लास में बने रहिए, अगर आप देखोगे ही नहीं तो फिर आपको देखो डर तो लगेगा भाई, भौतिक विज्ञान है, बहुत लोगों को आती भी है, बहुत लोगों को नहीं आती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने जनरली हमेशा पढ़ा होगा हाई स्कूल में या कुछ। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है बस क्लास में बने रहिए, क्लास में बने रहेंगे, सुनते रहेंगे तो कुछ तो याद होगा, लेकिन जब आप देखेंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, है ना। इसलिए क्लास में बने रहना जरूरी है। चलिए देखो यहाँ पर 30 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, डेविस और जर्मन प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से 31 नंबर में, तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा एस.एन. बोस। इसका जो आंसर है वो किस नाम से भाई, एस.एन. बोस आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। टेप रिकॉर्डर में जो टेप की चाल होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर 32 नंबर में ऑप्शन डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ये टेप रिकॉर्डर में टेप की जो चाल होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है।
चलिए, विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा जो आपका है वो किसका है? तो सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई? कह रहा है जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु। तो आपने देखा भाई थर्मो जो आपकी होती है ना, मतलब थर्मल पावर जो होती है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका? बी हो जाएगा, ताप विद्युत होती है। आपने देखा होगा कोयला से बिजली बनाना है ना, इससे ज्यादा से ज्यादा होती है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ताप विद्युत, थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण से आती है? स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण से आती है? दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण होती है। यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सीटी स्कैन में उपयोग होता है। दोस्तों सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो किरणें होती हैं वो आपके एक्स किरणें होती हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है, एक्स किरणें हो जाएंगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है नींबू निचोड़ने की मशीन किस में आती है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई या सुपारी काटने की मशीन हो गई, है ना, ये किस में आती हैं? द्वितीय श्रेणी में आती हैं। अभी बताया ना नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, या कह सकते हैं जो सरौता होता है ना, सुपारी वाला, वो द्वितीय श्रेणी में आपकी आती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्टीफन हॉकिंस हैं एक। तो दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपके वैज्ञानिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है, स्टीफन हॉकिंस क्या थे? ये वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रतिबल की इकाई इनमें से क्या है? प्रतिबल की एसआई यूनिट पूछा गया है, बताइएगा प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है? दोस्तों 38 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिए पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल, यहाँ पर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आयतन की एसआई इकाई क्या होती है? आयतन की जो होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों आयतन होता है क्यूब, वो होता है ना, आप देखें कोई चीज़ का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका मतलब एल की घात 3, अर्थात ये हो गया घन मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की होती है, क्या होती है? जूल होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है समय की एसआई यूनिट क्या होती है? तो समय की क्या होती है? सेकंड होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? 42 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमने तुक्का मारने का एक तरीका बताया था। तुक्का मारने का तरीका बताया था कि जिसमें भी हुआ शब्द आपका होता है ना, या बा शब्द होता है, वो आपके सदिश होते हैं। क्या होते हैं? सदिश होते हैं। ये तुक्का मारने की आपकी एक ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर आपके वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे, हुआ वाला जितने होते हैं वो सदिश होते हैं। एक आधे अपवाद छोड़ दिया जाए तो वो आपके कार्य में हो जाएंगे, अर्थात वो आपके आदिश में आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत ध्रुवण, सब में कहीं ना कहीं हुआ मिल रहा है। क्या? सब में कहीं ना कहीं हुआ मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्य, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अदिश, अदिश में जो आपके होते हैं जैसे चाल, दूरी, है ना, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब। तो देखो हमने बताया कि अपवाद के रूप में 2-3 पॉइंट, क्या? एक तो जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा में हुआ दिया गया है कि नहीं? हुआ दिया गया है ना। एक आपका दाब होता है, दाब में भी क्या दिया गया है? बा दिया गया है। और एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें। तो ये तीन ही आपको पढ़ना, याद रखिए कि विद्युत धारा, दाब और द्रव्यमान ये आपके ऐसे हैं जो आपके कैसे हैं? अदिश में हैं, लेकिन इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं करते हैं। अदर जो भी आप यहाँ पर हुआ आ जाए वो समझ लीजिए कि आपके अदिश में ही आपके सदिश में होंगे। तो समझ गए हैं ना? यहाँ पर ये हो जाएगा कार्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रा क्या होता है? 43 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्ला, जो कि सभी का जवाब आ गया है, टेस्ला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा आपका डी नंबर है, डेसीबल से, क्योंकि ध्वनि के है तो ध्वनि यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेसीबल हो जाएगा। भाई ध्वनि हो रही है, सुनेंगे तो भाई ध्वनि तो आएगी ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? चलिए, आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज जो कि ऑप्शन कहाँ पर है आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाता है, या इसे साइकिल प्रति सेकेंड कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से होता है? पराध्वनिक गति का मापन जो होता है वो किससे होता है? तो आपकी मैक संख्या से होता है। मैक संख्या होती है दोस्तों। यहाँ पर 46 को ऑप्शन हो जाएगा, मैक संख्या। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन किसकी इकाई होती है? चलिए, न्यूटन जो इकाई होती है वो किसकी होती है? 47 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, बल हो जाएगा, बल ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बार किसकी इकाई होती है?
बार किसकी इकाई होती है? तो वायुमंडलीय दाब की होती है, अर्थात जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसकी इकाई होती है बार। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? कार्य तथा ऊर्जा की जो इकाई है दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 49 की अगर बात करते हैं हो जाएगा जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर याद रखिए पास्कल सेकंड, गतिशील श्यानता की इकाई होती है पास्कल सेकंड। ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं होता है? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ऊष्मा हो गया, है ना, इन सभी की क्या होती है? जूल होती है। लेकिन यहाँ पर सामर्थ्य की नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति का मात्रक इनमें से कौन सा है? शक्ति का मात्रक इनमें से क्या होता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि शक्ति का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो देखिए 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, जूल प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकंड, या तो इसे हम लोग वाट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाट भी होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया गया है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक इनमें से कौन सा है? जड़त्व आघूर्ण दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? जवाब दीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक इनमें से क्या होता है? चलिए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है या नहीं होता है? क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। बताइएगा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। चलिए, जड़त्व आघूर्ण का एसआई यूनिट होती है, वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या ऑप्शन में दिया गया है क्या? देखो, जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम इंटू, मतलब ये कह सकते हैं डैश करके, मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्या भाई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, प्रति नहीं बोल रहे हैं, प्रति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब गुणा होता है, ना कि यहाँ पर कह सकते हैं भाग होता है ना। यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये पूछ रहे हैं, इंटू मतलब इसका मतलब आप इंटू कर सकते थे, तो ऐसा तो आपको दिया नहीं गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन जो 53 नंबर में है वो किताब में भी नहीं दिया गया है, किताब में भी छोड़ दिया गया है, उन्होंने स्टार का निशान लगा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में जब आया था तो कोई ऑप्शन नहीं था और एक एक नंबर सभी को मिले थे, और आज भी सभी को एक एक नंबर यहाँ पर गूगल पे कर दिए जा रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे आपको रट लीजिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है पास्कल इकाई क्या है? तो दोस्तों पास्कल की इकाई क्या होती है? यहाँ पर देख सकते हैं दाब क्या था, तो यहाँ पर दाब, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? चलिए, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होती है 55 नंबर में? तो 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्पियर होता है। डी नंबर, एम्पियर इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कह रहा आपसे, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव का एसआई यूनिट क्या है 56 नंबर में? तो 56 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पास्कल होता है, पास्कल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषाएं हैं? जो मापक इकाई हैं इनमें से सीजीएस प्रणाली की क्या परिभाषाएं हैं 57 नंबर में? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यहाँ पर जो आपकी माप में है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा। हमने बताया है कि देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, अटूट मेहनत है ना। इतनी बड़ी पहली बात पीडीएफ बनाना, पीडीएफ के बाद आपको पूरी की पूरी क्लास पढ़ाना, इसके बाद और भी पढ़ाना है ना। तो सभी लोग लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 वाट घंटा पूछा गया दोस्तों, तो आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, 3600 किलो जूल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 वाट किलो वाट घंटा बोल देता है तो हम लोग यहाँ पर गुणा कर देते तो 36,000 हो जाते हैं। यहाँ पर सीधा पूछा 1 वाट घंटा, तो आपको 3600 जूल बता देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? यहाँ पर घनत्व हो जाएगा, इसको घनत्व कर लीजिएगा कि दूध की घनत्व अर्थात डेंसिटी, है ना। यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, लैक्टोमीटर होता है। हमेशा बताया था कि दूध शब्द से भी कोई चीज़ आपकी बनी होती है उसमें से लैक्टो शब्द आपको जरूर मिलता है, ये आपका पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? यहाँ पर 60 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम्ब। क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है रेडियोधर्मिता नापी जाती है।
रेडियोधर्मिता जो आपकी मापी जाती है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, गीगर मूलर काउंटर। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के माध्यम से मापी जाती है। इसको ऑप्शन नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आर्द्रता किससे मापते हैं। चलिए, क्या ज़्यादा कठिन लग रहा है क्या दोस्तों, ये बताइए, क्या ये जो टेस्ट है वो क्या ज़्यादा कठिन है क्या। ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम स्टैटिक जीके में ख़त्म कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो आपकी स्टैटिक जीके में भी ख़त्म कर देते हैं, कोई ऐसा कोई कठिन तो है नहीं है। इसको तो हम स्टैटिक जीके में ख़त्म करते रहते हैं, आर्द्रता किससे मापते हैं वगैरह वगैरह, है कि नहीं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं। देखिए, आर्द्रता किससे मापी जाती है, 62 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर है, हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सागर की गहराई मापते हैं। सागर की गहराई किससे मापते हैं, तो फैदोमीटर से, फैदोमीटर से। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है टर्मिनल डॉपलर वेदर रेडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए 64 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा कि खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को मतलब उतारने के लिए यहाँ पर रडार जो सिस्टम होता है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। जो ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है या विकसित होती है उसको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों कैलोरीमीटर। क्या होता है, कैलोरीमीटर होता है, इसको नोट करिएगा, कैलोरीमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। चलिए बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर की अगर बात करें, 66 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बल, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, इन तीनों की क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो बल है वो इनमें से अलग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने की अपेक्षा अधिक आसान होता है। सिंपल सी बात है, कोई ढालू अगर होता है, ढालू अगर होता है तो ऐसी स्थिति में ढालू में ज़्यादा जाएगा, लेकिन कह सकते हैं ऊपर के लिए करेंगे तो ऊपर वाले में दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 में जवाब कह रहे हैं 2 हो जाएंगे। कैलोरीमीटर। अच्छा देखिए 65 में आपको यहाँ पर देखो बी दिए गए, कैलोरीमीटर यहाँ भी है, कैलोरीमीटर यहाँ पर दिया गया है और सेम दिया है, तो दोनों को सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हमने एक ध्यान दिया क्योंकि हमको तो मतलब था सिर्फ आंसर से, तो आंसर हमने क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है सेम टू सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सेम टू सेम कर दीजिए। 1 नंबर गूगल पे के माध्यम से आपको सीधा आयोग के द्वारा भेज दिया जाएगा। चलिए 67 नंबर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 67 में, तो दोस्तों दिया गया पत्थर को लुढ़काने में किया गया क्या, इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है ना भाई। बिल्कुल सही बात है कि लुढ़काना है तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी बीमा होती है ml² T⁻² होती है। 68 नंबर में 68 नंबर जवाब देना है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसकी बीमा ml² T⁻² होती है। देखिए 68 को ऑप्शन जाएगा किया गया जो कार्य होता है, जो कार्य होती है, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का वह कौन सा रूप चमकीला और लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, रासायनिक ऊर्जा हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा क्रिया कर देती है ना, रासायनिक ऊर्जा क्रिया करती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है। 71 नंबर में ऑप्शन क्या होता है, मैक संख्या होती है, अभी हमने पढ़ाया था मैक संख्या होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो दोस्तों ये बताइएगा मनुष्य के द्वारा कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं, इनमें से बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया गया 5 हर्ट्ज तो सुन ही नहीं सकते, 5000 50,000 नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा आपका सी वाली आप लोग सुन सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो मानव की श्रवण सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की मध्य की जो होती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता उसके तारत्व को तय करती है। मतलब तारत्व जो होता है वो किसकी वजह से, अर्थात देख सकते हैं कि यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर करता है। लड़कों की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है ना,
लेकिन लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। इसका मतलब है कि जो तारत्व होता है वो लड़कियों का तारत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। आवृत्ति जैसे मच्छर होते हैं तो मच्छर और लड़कियों की तुलना करेंगे तो मच्छर की आवाज़ तो बिल्कुल पतली होती है, तो उसका और भी तारत्व हो जाएगा, अर्थात आवृत्ति और ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका ये कमरा इतना बड़ा है जिसमें से आप बीच में खड़े हो जाएं, तो अगर उसके बीच की दूरी आपके यहाँ से कितनी आ रही है, 17 मीटर की आ रही है, तो बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होना चाहिए। चलिए भाई, आवृत्ति होती है, ठीक है, आयाम नहीं आवृत्ति होगी। चलिए 75 की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाए आपका लगभग 30 डेसिबल यहाँ पर हो जाएगा। लगभग 30 डेसिबल है, नॉर्मल बातचीत करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए 45 के ऊपर, और 45 के ऊपर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर समझो लड़ाई हो रही मोहल्ले में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है। अभी अभी हमने बताया वही मतलब आपका है। देखिए 76 नंबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 17.2 मीटर। होती कितना है, 17 होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लगा लीजिएगा 17.2 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं होता है। दोस्तों ये बताइएगा ध्वनि का जो गमन नहीं होता है वो किस में नहीं होता है, तो आपके देखिए निर्वात में नहीं होता है ना, निर्वात में नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ये सबसे अधिक होता है किसमें, आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, सी नंबर हो जाएगा। अगला, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग प्रज्वलन तापमान, कहते हैं प्रज्वलन तापमान। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं, जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है। जब जल जमता है तब इसका घनत्व होता है, क्या होता है बताइएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बताइएगा। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है। चलिए, यहाँ पर पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। जब पानी का घनत्व बढ़ता है, रुकिए, पानी का घनत्व बढ़ जाता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, जब यह हिमांक बिंदु तक पहुँचता है तब ये घनत्व घट जाता है। हाँ देखिए, पानी का जो कह सकते हैं कि पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब जमता है तो घनत्व जो होता है वो घट जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 81 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। घनत्व जो हो जाएगा वो घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नमक को बर्फ को साथ मिलाने से जो हिमांक होता है, क्या हिमांक होता है वो क्या होता है 82 नंबर में, तो 82 को होता है घट जाता है, घट जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कौन सी धातु का ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है लेकिन बिजली का ये बुरा असर करता है। तो यहाँ पर देखिए जो अब्रक होता है ना, अब्रक होता है, इसमें बिजली का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन धूप में अगर आप करेंगे या गरमाएंगे तो ये गर्म हो जाता है अब्रक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दो कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर है ना चिपक गए हैं, उन्हें कैसे अलग करेंगे। तो दोस्तों इन्हें अलग करने का एक ही तरीका है कि क्या करिएगा कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल दीजिए तो आराम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। 86 नंबर में ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर 212 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, 212 फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है, तो लगभग यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है, तो लेंस से वस्तु की 30 सेंटीमीटर छवि बनाने में स्थिति क्या होगी। 80 नंबर में, सॉरी 88 नंबर में जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा। इसका आप लोग अपना सवाल आप लोग लगा सकते हैं, ये सवाल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो आंसर है हम आपको बता दे रहे हैं, सी नंबर आपका 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, तो आँख को समानता बनाने के लिए आवश्यक लेंस जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर 90 वाले में होगा वो सी वाला होगा, कि 200/3 सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर सी होगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण में न्यूनतम ऊंचाई कितना है। अगर अपने आप का पूरा शरीर अगर देखना है तो याद रखिए जो आपका दर्पण है, समतल दर्पण है, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर वो 6 मीटर का है तो कांच कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है
लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये दिखाई पड़ता है। 92 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, काला दिखाई देता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता यहाँ पर परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका 93 में है वो आपका डी है, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। मतलब तीव्रता हो जाएगी, ये आपकी कोई छवि प्राप्त नहीं होगी, जो निचले भाग में होगी। देखिए इसका आंसर डी है कि वस्तु की पूर्ण जो आपकी छवि है वो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर परंतु उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब पूर्ण छवि ऐसे मतलब आप समझ लीजिएगा कि कोई वस्तु से फोटो खींची जा रही है ना, उसमें पर्दे में कागज ढक दिया गया है, कोई कपड़ा ढक दिया गया है, तो आदमी तो पूरा दिखाई देगा लेकिन वास्तविकता नहीं होगा, पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, साफ फोटो नहीं दिखाई देगी, साफ नहीं दिखाएगी, उसका मतलब वो जो तीव्रता है वो साफ नहीं होगी पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आंसर आपका है वो आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए 94 नंबर, 94 में ऑप्शन होता है, देखिए कह रहा है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर बैंगनी रंग है। क्यों, क्योंकि बैंगनी रंग ज़्यादा दूर तक प्रकाशित होता है, ज़्यादा दूर फैल जाता है। अगला दिया गया है किसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, 95 में। तो देखिए नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि ऊर्जा की बात कर रहा है। अगला है सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग जो होंगे वो आपके कौन होंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, क्योंकि शीर्ष कह रहा है शीर्ष पर सफ़ेद होगा और भीतर की ओर काला होगा, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये होता है आपके हीरा का। दोस्तों ये आपके रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला दिया गया है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है, तो यहाँ पर 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, प्रकाश का बिखरने के लिए, प्रकाश के बिखरने के लिए, प्रकाश के बिखरने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश के बिखरने के लिए। चलिए अगला है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण, यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 में, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, तो सबसे तेज आपका जो प्रकाश होता है वो किसमें गमन करेगा, तो ये लाल प्रकाश, अर्थात कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज आपका लाल हो जाएगा। अगला दिया गया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुएं, और साइड की वस्तुएं देखना है तो उत्तल दर्पण होता है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है समुद्र जल के नीला रंग होने का कारण क्या होता है, तो समुद्री जल में नीला रंग होना है पानी द्वारा रोशनी की छितराव। कह रहा है समुद्र जल में अशुद्ध, ये तो होगा नहीं, पानी में ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए पानी द्वारा रोशनी का छितराव जो होता है, यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि सवाल तो दिया गया है नहीं है, और जब सवाल है नहीं है तो भाई उस पर जो ध्यान देना ही नहीं है, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है अरब से प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में जो आपका होता है, होता क्या है, देखिए कि सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर पारदर्शी हो जाता है कि प्रकाश के पथ में एक पारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, तभी तो बनेगा ना जब पारदर्शी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्राथमिक रंग कौन होते हैं, लाल हरा नीला होता है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। मुख्य रंग आपके कौन होते हैं, तो लाल हरा नीला हो जाएगा, यहाँ पर आपका 106 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है डायनमो जो ऊर्जा परिवर्तित करता है कैसे करता है, तो डायनमो जो होता है दोस्तों ये कैसे कार्य करता है, यहाँ पर डायनमो जो कार्य करता है कैसे कार्य करता है, इसको पहले बिजली देते हैं या पहले यांत्रिक तरीके से होता है, तो देखो यांत्रिक तरीके से वैद्युत में आपका कन्वर्ट होता है ना, कैसे, यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना। ट्रैक्टर जैसे होता है जब चार्ज करना मतलब चालू करना होता है तो यांत्रिक तरीके से होता है, तभी तो ऊर्जा हमें इसको बिजली मिलेगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया विद्युत का फिलामेंट जो होता है वो किसका होता है,
फिलामेंट दोस्तों होता है टंगस्टन का, आपका बी हो जाएगा। अगला है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? अगर आपको प्रतिरोध मापना है दोस्तों तो यहाँ पर अमीटर का प्रयोग करेंगे, ए नंबर। अगला है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत वाहक बल में आपका देखिए पोटेंशियोमीटर होता है। कौन? पोटेंशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल को माप लेते हैं। अगला एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है दोस्तों, अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आप रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया गया है, ये सूत्र दिया गया है ना, समय टी दिया है, अनुप्रस्थ काट में शुद्ध नेट चार्ज क्यू दिया है। तो अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित धारा की जो आई बराबर सूत्र होता है वो कितना होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये भी को क्या है आपका क्वेश्चन, आपका ये मैथ से मतलब कह सकते हैं कि रिलेटेड है ना। ये रिलेटेड आपका है किससे? सूत्र के माध्यम से लगाना है 113 नंबर में। तो इसका जो आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 60 जूल इसका आंसर होगा। अपना स्क्रीनशॉट लेकर इसको लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक है, इसका मतलब है कि आपका जो मोटर होती है इसको पहले विद्युत देंगे तब आपको यंत्र की तरह काम करेगा। ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों ये किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जो कि फैराडे के द्वारा। अगला दिया गया है फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। जो फ्यूज होता है ये करता है किसके लिए? कह रहे ऊर्जा के एक रूप में दूसरे में, इसके लिए तो होता नहीं है, ये होता है अति भारण के लिए। मतलब जब भार ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक फ्यूज उड़ जाता है, तो ये अति भारण के लिए होता है। अति भार अर्थात जब ज़्यादा लोड होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है? कट जाता है। अगला दिया गया है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? सर्किट में विद्युत है या नहीं इसके लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, आपके डी नंबर है गैल्वेनोमीटर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम आती है? मतलब श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है ये जोड़ा जाता है आपका जो संयोजक तार होते हैं। अर्थात तो कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो संयोजक तार होते हैं, 118 का ऑप्शन बी। अगला बिजली का जो बल्ब होता है फिलामेंट होता है, किसका होता है? तो आपका टंगस्टन का होता है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा जो होती है वो आपके देखिए विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। क्या? चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली एक धारा होगी कैसे? विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपात के रूप में होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? मतलब आवेशित की गई हो या तो ना की गई हो, इस पर लगाया गया जो आपका बल होगा उसे कहते हैं बी विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल बी नंबर। अगला है कि यहाँ पर एसी को है ना डीसी में परिवर्तित किया जाएगा किस माध्यम से? तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया दोस्तों। यहाँ पर देखो बताइए क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे एसी को डीसी में कन्वर्टर किसके द्वारा किया जाता है? चलिए एसी को डीसी के द्वारा, तो दोस्तों यहाँ पर रेक्टिफायर कहाँ पर है आपका? सी नंबर 122 का ऑप्शन जो बनेगा वहाँ पर है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। संचायक सेल होते हैं, जो सेल होते हैं संचायक सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को आपकी विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये क्या करेंगे? तो डायनमो के द्वारा होता है, अभी हमने पढ़ाया था डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? तो सर्वोत्तम चालक होता है देखिए साधारण जल दिया है, उबला हुआ जल दिया है, समुद्री जल दिया है, आश्वित जल दिया है। बताइए क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? साधारण जल तो होगा नहीं, उबला हुआ जल, आश्वित जल। देखिए समुद्री जल ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा क्योंकि इसमें नमक की मात्रा भी होती है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना या किस स्थिति को दर्शाता है? किसी बस की चाल बढ़ने पर रोशनी बढ़ती है, ये किस पर है? तो 126 का ऑप्शन मतलब ये है कि बैटरी कमजोर हो गई है, बैटरी कमजोर हो गई है। जब चाल बढ़ाते हैं तो क्या होता है? चार्जिंग ज़्यादा होगी, जब चार्जिंग ज़्यादा होगी तो ये मतलब है कि बैटरी कमजोर थी। अगला है प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, सौर सेल होते हैं, सौर सेल। अगला दिया गया है कि एक यहाँ पर देखिए क्या भर दीजिए आप लोग, भर दीजिए ए नंबर। एक प्रतिरोध एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू कर देता है। जो प्रतिरोध होता है वो सर्किट में विद्युत प्रतिरोध लागू कर देता है, इसको लगाने से ऑप्शन ए भरा जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा डी नंबर कि स्विच एक साधारण उपकरण है। क्या? स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। क्लियर है ना? अगला दिया गया है पावर सिस्टम क्या है? दोस्तों पावर सिस्टम जो होता है क्या होता है? ए नंबर हो जाएगा। यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला
आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अभ्रक होता है ये बिजली का कुचालक है, लेकिन ताप का क्या है, आपका सुचालक होता है। अर्थात इसमें ताप देंगे तो गर्म हो जाएगा, लेकिन बिजली का कोई काम इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है, तो विद्युत चुम्बक होता है नरम लोहा, है ना, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। अगला इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं, तो इनमें देखिए आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल और आपका रिसीवर। ये मॉडल पेपर में भी आपको मिला था कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और आपका रिसीवर, ये मॉडल पेपर में मिला था। अगला है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर होता है किससे संदर्भित करता है, तो यहाँ पर दिया है अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, है ना, उन्हें संदर्भित करता है जो संचार प्रणाली होती है, ए नंबर। अगला है भूतापी पूर्वेक्षण। क्या दिया है, भूतापी पूर्वेक्षण या जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग। हाल ही के दशकों में किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। 135 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका है कौन सा, एक्सलमबर्गर साउंडिंग। एक्सलमबर्गर साउंडिंग यहाँ पर डी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1980 के अंतिम वर्षों के भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोध उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प का शामिल किया गया है। भूतापीय अन्वेषण में जो प्रयोग किया गया है यह आपके टीईएम साउंडिंग है। भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित किया गया है यहाँ पर टीईएम साउंडिंग। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है और झुक जाती है किस वजह से, न्यूटन के प्रथम नियम से, ये नंबर हो जाएगा। अगला दिया है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपके रैखिक संवेग संरक्षण। किस पर, संवेग संरक्षण में, वो भी कैसा, रैखिक में। विसर्पी घर्षण होता है, विसर्पी घर्षण होता है किसमें होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा, अर्थात विसर्पी घर्षण जो होता है ये जो होता है दोस्तों सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है घर्षण के संबंध में कौन सा विकल्प सही दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर दिया है घर्षण गति का विरोध करता है, जो कि सही है। घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण होगा तो सिंपल सी बात है विरोध तो होगा ही होगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। एक साधारण लोलक की जो समय सीमा होती है वो निर्भर होती है किस पर, ये होती है लोलक की लंबाई पर होती है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पर अगला है गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहते हैं क्या है, गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहरा देती है इसे कहते हैं आपकी अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवधि बोल देते हैं, बी नंबर। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर दिशा में गेंद फेंकता है, वो गेंद गिरेगी कहाँ पर, आपने पढ़ा होगा, तो यात्री के हाथ में गिरेगी। किसमें, यात्री के हाथ में ही गिरेगी अगर वो फेंक देता है ऊपर लंबवत। अगला है कि ये देखिए आपकी यदि एक गेंद भूमि से एक ऊंचाई पर है, ठीक है ना, और जमीन में, तो इसका सूत्र आपका जो आंसर होगा 14,144 में, वो ये बाल आपका इसका आंसर हो जाएगा। अपना स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला है जी का मान न्यूनतम होता है, तो जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा में। हमने बताया था जी का मान जो होता है न्यूनतम वो विषुवत रेखा में और अधिकतम होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो ये भी सूत्र के माध्यम से आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 146 स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 600 न्यूटन के बराबर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर बता दिया है 600 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा है जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज 147 में भी हो जाएगा, आर्किमिडीज हो जाएगा। अगला है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज नहीं डूबता है, इसका कारण होता है क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, डी नंबर। अगला यहाँ पर देखिए ये भी आपका सवाल है, एक ध्वनि का वेग 700 मीटर है, दैर्घ्य आपके 35 है, इसकी आवृत्ति पूछा गया है, तो इसका डी हो जाएगा 2000 एच जो हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डी बनेगा। स्क्रीनशॉट इसका लेके अपने लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रय तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पराश्रय तरंगों का प्रयोग देखिए चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में इसका भी प्रयोग करते हैं, जलपोत द्वारा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में इसका भी करते हैं, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान के लिए होता है, लेकिन आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता, डी नंबर। अगला है ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है, तो ध्वनि आपकी देखिए निर्वात में गमन नहीं करती है। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, किस विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा रेडियो तरंगों में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है, एक ध्वनिक पदार्थ है जो आपका लोहा होता है सबसे ज्यादा होता है ना, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठोस द्रव गैस, क्या ठोस द्रव गैस यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।